कल के अध्याय में आपने अध्ययन कर लिया था कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते उनके बारे में आपने उनके व्यापक रूप के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में कुछ शर्तें थी जिनके कारण आपने ढूंढा था कि उन दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो हल था वो किस प्रकार का था, जिसमें आपके पास में तीन स्थितियां थी, तीन कंडीशन थी। सबसे पहली स्थिति थी कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी होती और संगत हल। दूसरी जो स्थिति थी उसमें था कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता और कोई हल नहीं होता उस स्थिति में रेखाएं वो परस्पर समांतर थी और इस प्रकार उसका हल जो था वो असंगत था। तीसरी स्थिति थी आपके पास में कि समीकरण निकाय की जो थे हल वो अनेक हल थे, यानी अनंत हल थे, साथ में उसका जो रेखाएं थी वो एक दूसरे के संपाती थी और साथ में उनका संगत हल था। इतना आपने कल के अध्याय में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में उन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए आपको बीजगणितीय विधियों की चर्चा की गई थी और वो बीजगणितीय विधियां थी वो तीन प्रकार की थी, जिसमें से एक विधि का जो नाम था वो था विलोपन। उस विलोपन एक विधि की चर्चा आप कर चुके हैं, विलोपन विधि जिसका नाम था, जिसके उदाहरण द्वारा उनको समीकरणों को हल किया गया था। दूसरी विधि जो थी उस विधि का नाम था प्रतिस्थापन विधि, जिसकी चर्चा भी कल के भाग में कर चुके हैं। इस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए दो विधियों का हल कर आपने कर लिया था और वो विधियां जो थी वो कहला रही थी बीजगणितीय विधि। उसका तीसरा रूप है, उसकी आज के इस भाग में चर्चा करेंगे और वो विधि है वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले तो देखिए कि वज्र गुणन विधि जो है उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आपने समीकरणों के हल ढूंढे हैं और वो हल है आपके पास में तीन प्रकार के हल होते हैं। एक हल का जो नाम था वो अद्वितीय हल था, दूसरा जो हल था उस हल का नाम था कोई हल नहीं है, यानी आप उस समय समीकरणों का हल नहीं ढूंढ सकते, कोई हल नहीं था। और तीसरी स्थिति जो थी वो थी कि समीकरण निकाय के अनेक हल। तो यदि आपसे उस वज्र गुणन विधि की बातें करना चाह रहा है, वज्र गुणन विधि से आपसे हल करवा रहा है, तो सबसे पहले आप इन समीकरणों का हल ढूंढेंगे कि समीकरण जो निकाय समीकरण समूह दिया गया है उसको किस पर। उस स्थिति आपके पास अद्वितीय हल आ रहा है, यानी अद्वितीय हल की स्थिति आ रही है, उत्पन्न हो रही है, तो उस स्थिति में आप वज्र गुणन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा यदि आपके पास में आ रहा कि कोई हल नहीं है या फिर आपके पास में अनेक हल है, तो आपको वज्र गुणन विधि की प्रक्रिया द्वारा उसको हल करना संभव नहीं कर पाएंगे। तो किस स्थिति में हल करें, सिर्फ एक ही स्थिति में, जब किस प्रकार का हल हो, अद्वितीय हल। और उस अद्वितीय हल की स्थिति में उसको यदि वज्र गुणन विधि द्वारा हल करें तो हल करने की जो विधि है यानी उसका मेथड है वो क्या है उसको देखिए। जैसे आपने कल पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उनका जो व्यापक रूप होता है वो ये रूप था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, जिसको कहा गया था समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है वो a2x b प्लस c बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो इन समीकरणों को वज्र गुणन विधि से हल करने का मतलब हुआ कि जैसे आप x का मान ढूंढ रहे हैं, x का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे x के गुणांक को छोड़ करके बाकी जो गुणांक बच रहे उनको एक क्रम के अनुसार लिखा जाता है। जैसे b1 बिल्कुल जस्ट इसी के नीचे b2 c1 c2 बराबर का चिन्ह लगाते हैं। फिर y का मान ज्ञात करना यानी दूसरा चर y, तो उस y के गुणांक को छोड़ दिया जाता है और फिर इसको क्रम से लिखे c1 c2 a1 a2 इसी प्रकार बराबर। और ये जो अचर पद होता है इसके लिए स्थिरांक 1 मानते हुए उस स्थिति में बाकी जो इसको छोड़ दे बाकी जो गुणांक a1 a2 b1 b2 इस प्रकार से उस समीकरण को लिखा जाता है। और रही बात इसकी हल की वज्र गुणा जो आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा है, जैसे x बटे 4 बराबर 3 और इसको मैं कहूँ वज्र गुणा, तो इसका अर्थ ये था कि इस x को 1 से गुणा करें, इस 3 को 4 से गुणा करें, उसका नाम वज्र गुणन था। इसी प्रकार यहाँ पे इसको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने के लिए पहले इस b1 को c2 से गुणा करें, x बटे b1 c2 माइनस, फिर उसके बाद में इसको b2 को c1 से गुणा किया जाता है, b2 c1। इसी प्रकार यहाँ पे प्रक्रिया बिल्कुल सेम, y बटे पहले इस a2 को c1 से गुणा करेंगे, a2 c1 माइनस फिर a1 को c2 से गुणा करेंगे, a1 c2 बराबर। इसी प्रकार यहाँ पे 1 बटे यहाँ पे पहले a1 b2 को हल करेंगे, फिर माइनस b1 और a2 को गुणा करेंगे, तो a1 b2 माइनस
a2b1। ये है उस स्थिति में यानी हल करने की प्रक्रिया जब आपके पास में समीकरण निकाल के अद्वितीय हल हो और आपको दिया गया कि किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो विधि जो है वो कौन सी विधि है, वज्र गुणन विधि। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे बातें करें, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई समीकरण 2x + 3y - 13 = 0, ये आपके पास में 2 चर वाला एक रेखीय समीकरण जो व्यापक रूप में व्यवस्थित किया गया। और इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण है x + 2y - 8 = 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे इन दोनों को कह रहा है कि आप पहले तो इसका हल ढूंढिए कि किस प्रकार का है। तो हल ढूंढे तो देखिए यहाँ पे a1/a2 का जो मान है वो 2/1, b1/b2 का जो मान है, जो कल चर्चा काफी हो चुकी है कि यहाँ पे x के जो गुणाकार है, जैसे यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, और इसकी तुलना इसे a1x और a2x से गुणा करें तो a1/a2 का जो अनुपात है वो 2/1 है। इसी प्रकार b1/b2 का जो अनुपात है वो 3/2 है। इसी प्रकार c1/c2 का जो अनुपात है वो -13/-8, जिसको हल करके 13/8 भी कहा जा सकता है। और यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, और जिसका अर्थ यह था कि समीकरण निकाय का किस प्रकार का है, अद्वितीय। तो सबसे पहले उन समीकरणों को यदि आपको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है तो सबसे पहले आपको ढूंढना है क्या उस समीकरण निकाय का जो हल है क्या वो अद्वितीय है। और जैसे अभी आपको मिला कि उन दोनों समीकरणों का हल जो है वो एक अद्वितीय हल है, तो उसको आप वज्र गुणन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। और वो वज्र गुणन विधि की प्रक्रिया अपनाई जाए उन दोनों समीकरणों के लिए, तो देखिए यहाँ पे उनके जो मान है वो इस प्रक्रिया में यानी इस फॉर्मूले में रखा। जैसे ये दोनों समीकरण आपके पास में 2x + 3y - 13 = 0, आपने ढूंढ लिया कि उसका हल है वो अद्वितीय है। और दूसरा समीकरण x + 2y - 8 = 0, समीकरण नंबर 2। ये थी उस स्थिति में हल करने की जो वज्र गुणन विधि। और उस विधि द्वारा जब इसको हल किया जाए, बिल्कुल वज्र गुणन विधि की जो प्रक्रिया थी उसके अनुसार इसको हल करें तो देखिए यहाँ पे इसका हल क्या था, हम दोनों समीकरणों के व्यापक रूप का x/b1 b2 c1 c2 y/c1 c2 a1/a2, और इसी प्रकार उस अचर पद के लिए a/a1 a2 b1 b2। अब इन मानों को यहाँ से प्रतिस्थापित करें तो देखिए मान क्या मिला आपको x/ ये b1 का मान, ये b2 का मान, तो बिल्कुल जस्ट जैसे बातें b1 b2 यानी 3 के नीचे द्वारा उसी प्रकार व्यवस्थित करते हैं। c1 c2 -13 - 8 बराबर y/c1 a2 c1 c2, तो देखिए यहाँ पे c1 c2 -13 - 8 a1 a2 2 यानी इनके गुणांक 2 1। इस तरह अचर पद के लिए एक मान थे, और यहाँ पे a1 a2 और b1/b2 जो है वो गुणांक है 2 1 3 और 2। जैसे अभी आपने किया था कि पहले आपको इस पद को गुणा करते हैं यानी x/, जैसा कि यहाँ पे विदित होगा, इस मान को इससे गुणा करें तो 3 × -8, फिर माइनस का संकेत लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर इसको गुणा करें 2 × -13 बराबर y/, बिल्कुल जस्ट यही प्रक्रिया जो होगी वो यहाँ पे होगी। पहले इसको गुणा करेंगे, बाद में इसको गुणा करेंगे। देखिए -13 को 1 से गुणा करें तो -13 × 1, माइनस इस -8 को 2 से गुणा करें तो -8 × 2। इसी प्रकार यहाँ पहले इसको 2 को 2 से गुणा करें, फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 1/4 - 3 x/, इसका जो हल है वो -24 हुआ, इसका जो हल है वो +26 हुए बराबर। यहाँ पे देखिए इस प्रक्रिया को y/, इसको हल करेंगे तो -13, यहाँ पे इसको हल करेंगे तो +16, 1/4 - 3 को हल करेंगे तो 1। इस प्रकार इसका जो हल है वो देखिए आपको क्या प्राप्त हो रहा है। जो साधारण जोड़ भाग की तरह हल किया जाए तो x/, -24 + 26 यानी +13 y/, इसी प्रकार -13 + 16/3 बराबर 1/1। यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि इस x/2 का जो मान है वो 1/1 के बराबर होगा, या y/3 का मान है वो 1/1 के बराबर होगा। तो x/2 का जो मान है वो 1/1 के बराबर हो तो उस स्थिति में वज्र गुणन विधि का प्रयोग करें तो x का मान आपको प्राप्त हो रहा है 2। इसी प्रकार से y/3 का जो मान है
वो 1/1 के बराबर करें तो उस स्थिति में y का जो मान मिल जाती है, और ये x और y की जो मान आपको प्राप्त हो रहा है, x का मान 2 और y बराबर 3, ये कहलाएगा उन समीकरणों का हल जो आपके पास में दो समीकरण दिखाए गए को दिया था उसका हल, यानी कौन सी विधि का प्रयोग किया आपने, वज्रगुणन विधि। इस प्रकार आपने बीजगणितीय विधियों की जो बीजगणितीय विधियां थी उनके द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है, उनकी तीनों विधियां यानी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि द्वारा उन समीकरणों को हल करना सीखा, उसका अध्ययन किया। अब मैं थोड़ा सा उस प्रक्रिया को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातों में शामिल होती है, और दूसरी विधि जो थी वो थी ज्यामितीय विधि। उस ज्यामितीय विधि द्वारा उन समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, और जैसे आपने उस ज्यामितीय विधि की जो बातें थी वो चर्चा कर ली थी कि ज्यामितीय विधि जो थी उसका जो नाम था वो ग्राफीय विधि था, जिसको आपने ग्राफीय विधि कहा, ग्राफीय विधि, या जिसको आपने लेखाचित्र भी कहा, लेखाचित्र, जिसको आपने आलेख भी कहा। उन सब विधियों का एक ही है अर्थ कि आपको ज्यामितीय विधि द्वारा उन समीकरणों को हल करना और उन आलेखीय विधि द्वारा या ग्राफीय विधि द्वारा ग्राफ भरना है आपको, इसका अर्थ है। तो उस ग्राफीय विधि द्वारा उन समीकरणों को हल करें तो यहाँ पे जो चर आपके पास होते हैं उन चरों के कुछ मान ज्ञात किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी चर्चा कर रहे थे कि 2x + 3y - 13 = 0, ये आपके पास में कुछ समीकरण है। तो यहाँ पे इन x और y के कुछ मान ज्ञात किए जाते हैं, और उन x और y के मानों को ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वो आप प्रतिस्थापन विधि में हल कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे x या y में से किसी का भी मान आप ज्ञात करना चाहें, जैसे आप x का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं तो इन पदों को पक्षांतरण करके दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। 2x बराबर, जैसे यहाँ पे 13 का पक्षांतरण किया जाए तो +13, 3y का पक्षांतरण किया जाए तो -3y, लेकिन आपको मान ज्ञात करना x का, इसलिए दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें तो x बराबर 13 - 3y बटे में। इस विधि का प्रयोग करते हुए आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कुछ मान, जैसे उस मान को एक सारणीबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो सारणीबद्ध तरीके से मान जो होते हैं वो कैसे मान मिलते हैं, आपको मान ज्ञात करना है x और y। जैसे पहला चर x है, दूसरा चर y, उसी के अनुसार उसको व्यवस्थित कर लीजिए। ये बराबर जो संकेत आ रहा है आपके पास में समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष, यहाँ पे देखिए आपके पास में चर जो है वो y चर, और उस y चर के जो मान है वो काल्पनिक मान लेते हुए, जैसे काल्पनिक अर्थ हुआ कि यहाँ पे y की कल्पना आपको खुद को करनी है कि हमें y के मान क्या क्या लेने, तो यहाँ पे इस तरह के मान रखते चलते हैं। हो सकता है वो मान -1 -2 -3 इस तरह से भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं y का मान 0 रखूं तो देखिए y का मान 0 रखें तो x बराबर 13 - 3 गुणा 0 और बटे में 2, यानी बराबर जो था उसके आगे चर y था, उस y चर के मान का अवकलन करना। यदि मान लो कि बराबर से आगे जैसे ये होता कि y बराबर 12 + x बटे 3 ये होता, तो यहाँ पे बराबर से आगे चर है वो x, तो x के मान काल्पनिक हो जाता। तो यहाँ पे x का मान रखें और उसको हल करें, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात होगी कि इसको हल करने के बाद में इस मान को 2 से भाग दिया जाए तो वो लगभग पूर्ण विभाजित हो, ऐसे मान आपको लेने हैं ताकि ग्राफ बनाने में आपको कोई असुविधा नहीं हो। जैसे अभी यहाँ पे इसको हल किया जाए तो 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ रहा है, और इसका अर्थ हो गया 13 - 0 बटे 2, 13 में से 0 घटाएंगे तो 13 बटे 2। अभी यहाँ पे 13 देखिए 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, तो उस y का जो मान काल्पनिक मान आपने 0 लिया था उसके बारे में आप चर्चा मत करें, क्योंकि 0 है वो बिना में बातें हैं जिसको आपको हल करने में ग्राफ में दिक्कत हो सकती है, इसलिए y का मान मैं 1 रख लूं तो 1 रखने पे देखिए x का मान क्या हो, x बराबर 13 - 3 गुणा 1 बटे में 2। इसको हल करेंगे 3 गुणा 1 अर्थ हो गया 3, 13 में से 3 घटेंगे 10, 10 बटे 2, और 10 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी 10 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, कितने बार होगा 5 बार। तो यहाँ पे देखिए x का y का जो मान है वो आपने 1 लिया, तो इसको y के कॉलम में यानी सारणीबद्ध रूप में आपको व्यक्त करना है, तो उसमें x का मान कितना मिला 5। इसी प्रकार y के मान वो ढूंढे तो देखिए यहाँ पे इसको ज्यादा इजी बनाने के तौर पे बात होती है कि यहाँ पे देखिए बटे में 2 आ रहा है, तो यहाँ पे जो y का मान आपने काल्पनिक मान ढूंढा है 1, तो हर मान जो होगा उसमें 2 का डिफरेंस होगा। यदि यही बात यहाँ पे बटे में 5 होते तो जरूरी है उस मानों में 5 का डिफरेंस होगा। यहाँ पे मान लीजिए 10 होते
तो हर मान में 10 का अंतर होता है, इसलिए हर मान में 2 का अंतर की कल्पना करें तो अगला मान y का मान 3 मिल रहा है। और यदि यहाँ पे y का मान जैसे अभी x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 था, यहाँ पे यदि मैं y का मान 3 रख लूँ तो y का मान 3 रखने का तो 3 गुना 3 यानी 9, 13 में से 9 घटाएंगे 4 और 4 जो 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब हो गया इसका मान 3 रख रहे हैं तो आपको x का मान मिला। तो इसी प्रकार अगला जो मान है वो 5 होगा, 2 का डिफरेंस करते हुए, और ये 5 रखें तो 3 को 5 से गुणा करें तो 15, लेकिन यहाँ देखिए स्थिति उल्टी हो चुकी है, 13 माइनस 15, जहाँ पे जो माइनस का मान पद है वो अधिक है तो माइनस 2 बटे 2, और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो उस स्थिति में मान आ रहा है माइनस का 1। इसी प्रकार जो मान है वो यदि मान लो -1 रख ले y का मान, और y का मान -1 रखने पर 13 माइनस 3 गुणा -1, 13 प्लस 3, यहाँ पे इसको हल करें तो मान हो रहा है 16 और बटे में 2 और जिसका अर्थ हो गया 8। इस प्रकार आप उन समीकरणों में x और y के मान ज्ञात करने और उस ज्ञात करने के लिए आप जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से कर सकते हैं, जिसको उस x और y के मानों को सारणीबद्ध रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो यह है कि आपको उस ज्यामितीय विधि से हल करना है। आपके पास में समीकरण जो निकाय होगा, समूह होगा, यानी आपके पास में 2 समीकरण, उन दोनों समीकरणों को सबसे पहले x और y के जो मान ज्ञात किए जाए उनको एक सारणीबद्ध रूप में व्यक्त कर लें, और सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करने के बाद में जैसे इसी के साथ में थोड़ी चर्चा और कर ली जाए कि दूसरा समीकरण आपके पास में और है, ये समीकरण हल करें। जैसे मान लो कि x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। यहाँ भी इसी प्रकार से इस समीकरण यानी युग्म है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 जो है, आपको चाहे वो बीजगणितीय विधियों की बातें करें, यदि आपको ज्यामितीय विधि की बात करें, यदि आपके पास में 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो जरूरी है कि आपके पास उन दोनों का युग्म होता है। तो यहाँ पे इन दोनों समीकरणों का जो युग्म है वो ये है कि x प्लस y माइनस 5 बराबर 2, जिसको मैंने दूसरा समीकरण है। यहाँ भी इसको सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करें तो यहाँ पे देखिए जैसे x का मान ज्ञात किया जाए, इनका पक्षांतरण करें तो 5 माइनस 1, यहाँ पे x का कोई गुणक नहीं है इसलिए आपको x का मान प्राप्त हो चुका है। और अब इसको सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करें तो देखिए सारणीबद्ध रूप में व्यक्त करें तो x y के मान आपको क्या क्या मिल रहे हैं, x का मान y का, तो यहाँ पे देखिए वही बराबर से आगे चलो y आ रहा है, यदि y का मान मैं 1 गुणा करो 1 रख लूं तो 5 माइनस 1, जिसको आसानी से आप हल कर सकते हो 4, y का मान 2 लें तो उस स्थिति में 5 माइनस 2 यानी 3, आप उसको अलग से रफ रख में काम करके देख सकते हो कि इनके मान क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं। इसका मान 3 रखा जाए तो 5 माइनस 3 इसका अर्थ होगा 2, यदि इसका मान 4 रखा जाए तो 5 माइनस 4 का अर्थ हो गया 1। इस प्रकार उन दोनों समीकरणों को हल करते हुए सबसे पहले क्या है कि x और y के जो मान थे उन मानों को ज्ञात करने के बाद अब रही बात इसको आलेख भरने की, उस आलेख के बारे में आप काफी बार परिचित है, छोटी छोटी क्लासों में आपने ग्राफ का नाम सुना है। उस ग्राफ के विधि में कुछ बातें होंगी जो आपको सीरियसली सीखने पड़ेंगे। जैसे उस ग्राफ पेपर को क्या करते हैं कि 4 भागों में बांट लेते हैं, सिर्फ मोटे खाने के सारे कि उस ग्राफ पेपर को कैसे बांटा जाए, उसको 4 भागों में। अब ये जो रेखा है जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, इस क्षैतिज रेखा का जो नाम होता है वो x एक्सिस होता है, x एक्सिस। ये जो रेखा है, ये रेखा, इस रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन, और जिसका जो नाम होता है वो y एक्सिस होता है। तो ये जो है ये रेखा क्षैतिज रेखा होती है, ये जो रेखा होती है ये ऊर्ध्वाधर रेखा लंबवत रेखा होती है, और ये जिसको y एक्स कह रहे हैं, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे काटते हैं उस बिंदु का जो नाम होता है वो मूल बिंदु होता है, और उस मूल बिंदु को हमेशा 0 से नोट किया जाता है, o से नोट किया जाता है ओरिजिन पॉइंट, और जिसके निर्देशांक होते हैं वो 0 0। इधर देखिए x का जो मान हो बिल्कुल जैसे दिशाओं के आधार पर बात करें तो ये x का मान प्लस में, इधर x का मान माइनस में जिसको x डैश कहा जाता है, ये y का मान प्लस में, ये y का मान माइनस। इस प्रकार सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी पैमाने की, जिसको आप स्केल कहते हैं, पैमाना। उस पैमाने के लिए विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ध्यान रखने की बातें वो जो आपने x और y के मान जो ज्ञात करें इन दोनों सारणियों की सहायता से आप देखिए
कि वो दोनों जो मान आ रहे हैं वो कहीं ज्यादा बड़े मान नहीं आ रहे, तो उस स्थिति में 1 सेंटीमीटर जो होता है उसको आप 1 इकाई कह सकते हैं। यदि मान जो जो बढ़ते जाएंगे, बड़े मान होते जाएंगे, जो जो आपको ये जो इकाई पैमाना जो है वो आपको बढ़ाना पड़ता है, उसी के अनुरूप बढ़ाते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 इकाई कह सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे पैमाना माना गया और हर बड़ा एक खाना जो है वो 1 इकाई के बराबर है। जैसे देखिए आपने ग्राफ पेपर पे ढूंढा, हर एक खाना वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, इसलिए उन मानों को, हर मान को 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई कहा जाए। इधर जो मान आ रहे हैं एक्स के, जो अभी बातें हो चुकी थी, इसमें जो एक्स के मान होंगे वो ऋणात्मक मान होंगे और हर वो 1 सेंटीमीटर का जो माप है तो आप उसको 1 इकाई करें। इधर जो मान है, जो संख्या रेखा पे व्यक्त किया था, बिल्कुल इसी तरह से बात। इसी प्रकार y का जो मान वो प्लस में मान प्राप्त हो रहा है आपको, जैसे 1 2 3, हर एक खाना, बड़ा खाना जिसको 1 सेंटीमीटर के बराबर कह सकते हो, इस प्रकार आपको ये मान प्राप्त हो। इधर y के जो मान आ रहे हैं वो ऋणात्मक मान आ रहे हैं, -2 -3 -4 -5। इन मानों को जैसे अभी आपके पास में जो मान थे, जैसे समीकरण नंबर 1 जो था 2x + 3y - 13 = 0, उस स्थिति में उनके जो मान आपने x और y के मान ज्ञात करे थे, वो मान जो है वो देखिए क्या क्या आपके पास, उन मानों को इस आलेख विधि में, यानी जो ग्राफीय जिसको कार्तीय तल कहते हैं, इनमें अंकित करना है। और उस स्थिति में ये जो चतुर्थांश है, क्वाड्रिलेट, जो प्रथम चतुर्थांश, यहाँ पे x का मान प्लस में, y का मान प्लस में, दोनों प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। यहाँ पे इसको दूसरा चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, तो यदि x का निर्देशांक माइनस में, y का निर्देशांक प्लस में, तो उसको द्वितीय चतुर्थांश में कहते हैं। इसी प्रकार x का मान माइनस में, y का मान माइनस में, और यदि दोनों माइनस में मान आ रहे हैं, जैसे x का निर्देशांक माइनस में, y का निर्देशांक माइनस में, तो तीसरे चतुर्थांश में होता है। इसी प्रकार x का मान प्लस में, y का मान माइनस में, तो उस स्थिति में चौथे चतुर्थांश में स्थित है। अब इन बिंदुओं को इस कार्तीय तल पे निर्देशित करें, यानी इन रेखाओं के उससे संबंधित रेखाएं खींचे। तो देखिए समीकरण नंबर जो 1 था उसमें x का जो निर्देशांक +5 है, y का निर्देशांक +5 +1, और दोनों जो निर्देशांक है वो धनात्मक है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में। तो x का मान 5 है, तो x का मान 5 अंकित कर लीजिए, निर्देशित करिए, और y का मान 1 है, तो y का मान 1 निर्देशित करिए। और जहाँ पे दोनों के दोनों जो आपस में निर्देशांक है वो जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो बिंदु जो होगा वो बिंदु निर्देशित होगा 5 और 1। इसी प्रकार x का मान 2 करा, y का मान 3 करा, तो x का मान 2 प्लस में, y का मान 3 प्लस में, तो इस 2 और 3 जो दोनों जो मान है वो जहाँ पे आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं वह निर्देशांक हो गया 2 और 3। इसी प्रकार x का मान माइनस है, y का मान 5। अब देखिए x का मान -1 वो इस दिशा में स्थित हो, -1, और y का मान 5 है वो धनात्मक, तो इस -1 और 5 की जो अकॉर्डिंग चले तो मान मिला वो -1 5। इसी प्रकार x का मान आ रहा है आपके पास 8, y का मान आ रहा है -1, तो x का मान -8 1 हो सकता है कि आपके पास में निर्देशित करने में दिक्कत है, तो आप इन 3 निर्देशांकों से भी मतलब संभव है स्थिति की 3 निर्देशांक दिए तो काम चलता है। तो उस स्थिति में तीनों बिंदुओं को यदि आप मिलाएं किसी स्केल की सहायता से, तो जरूरी है कि तीनों के तीनों जो निर्देशांक है वो एक सरल रेखा पर स्थित होते, जरूरी आवश्यक है कि तीनों एक बिल्कुल एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और इसके साथ में उस समीकरण को निर्देशित कर दीजिए जो आपको दिया हुआ था 2x + 3y - 13 बराबर। इसी प्रकार से उस दूसरे आलेख को, यानी दूसरा जो समीकरण था युग्म का दूसरा समीकरण, उसको यदि आप निर्देशित करें, जैसे x का मान 4 करें, y का मान 1 है, तो x का मान 4 प्लस में, y का मान 1 प्लस में, निर्देशांक 4 1। इसी प्रकार x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2, तो उस स्थिति में 3 और 2 के अनुसार इसको निर्देशित किया जाए, 3 और 2। इसी प्रकार x का मान 2 है, y का मान 3, और x का मान 2 और y का मान 3 पहले से आप निर्देशित अंकित कर चुके हो, इसलिए उसको वापस अंकित करने की आवश्यकता नहीं होती। x का मान 1 और y का मान 4 कर, x का मान 1 और y का मान 4। इस प्रकार इन बिंदुओं को यदि आलेखित करें तो देखिए आपको एक सरल रेखा प्राप्त हो।
जरूरी कि सारे बिंदु एक सरलरेखा पे आने चाहिए। इस प्रकार ये जो समीकरण था वो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 के। अब ये देखिए दोनों के दोनों जो रेखाएं वो किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही, 2 और 3 पे प्रतिच्छेद करें, तो उस स्थिति में जिस बिंदु पे वो प्रतिच्छेद करेंगे वो कहलाते हैं उन समीकरण का हल। तो यहाँ पे x का मान 3 हुआ और y 2 और y का मान जो है वो 3 हुआ। इस प्रकार उसको ज्यामितीय विधि से यानी आलेखीय विधि से उस समीकरण निकाय को हल किया जा सकता है।